निकाय क्या होता है, वैद्युत द्विध्रुव किसे कहा जाता है। ठीक है ना। तो आपको हम बता दें कि जब दो बिंदु आवेश, कैसे आवेश, बिंदु आवेश, एक ये बिंदु आवेश जिसका परिमाण ले लेते हैं -q, ठीक है, और अल्प दूरी पर एक दूसरा आवेश लेते हैं जिसका परिमाण होता है +q, कितना होता है +q, और इनके मध्य जो दूरी है ये बहुत कम दूरी होती है, हम लोग इसको 2l से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है ना। ऐसे करके जब व्यवस्था की जाती है आवेशों की कि दो समान परिमाण के और विपरीत प्रकृति के बिंदु आवेश अल्पतम दूरी पर व्यवस्थित होते हैं, तो हम इस निकाय को वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। क्या कहते हैं, वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। तो दो समान परिमाण और विपरीत प्रकृति के बिंदु आवेश के अत्यंत निकट रखे होने पर बना निकाय वैद्युत द्विध्रुव कहलाता है। ठीक है। अब द्विध्रुव, जब ये आपका द्विध्रुव बन गया, इसके पास जो गुण होता है, जो भौतिक राशि होती है, वो होती है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। क्या होता है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। ठीक है। आघूर्ण ये एक भौतिक राशि है जिसको हम लोग P से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं, P से। सदिश लगा दिया क्योंकि ये एक सदिश राशि है। कैसी राशि है, सदिश राशि है। अगर इसके परिमाण के, इसके मान की बात की जाए तो मान क्या होता है, इन दोनों आवेशों में से कोई एक आवेश। ठीक है ना। तो अगर हम द्विध्रुव आघूर्ण निकालना चाहते हैं, ठीक है, द्विध्रुव आघूर्ण, ठीक है, जिसको P से लिखते हैं, ये बराबर होता है दोनों में से कोई एक आवेश, दोनों आवेशों में से कोई एक आवेश, कोई एक आवेश का परिमाण ले लीजिए इनटू दोनों के मध्य दूरी, दोनों आवेशों के मध्य दूरी, दोनों आवेशों के मध्य दूरी। तो ये फॉर्मूला इसका बन गया। ठीक है ना। तो अगर हम शॉर्ट फॉर्म में लिखें तो 2ql हो जाएगा। 2l इनके बीच की दूरी हो गई, एक आवेश लेना है, q हो गया। ठीक है ना। अगर इसके मात्रक की हम बात करें, ठीक है, इसका मात्रक क्या होगा, ठीक है, तो आप देखिए आवेश का मात्रक होता है कूलाम। क्या होता है, कूलाम। और दूरी का मात्रक क्या होता है, मीटर होता है। ठीक है ना। तो मात्रक हो गया कूलाम मीटर। ये कैसी राशि है, सदिश राशि है। ठीक है ना। अब यहाँ लिख सकते हैं ये है एक सदिश राशि है। कैसी राशि है, सदिश राशि है। ठीक है। अगर इसकी दिशा की बात करें कि दिशा क्या होती है ना, तो ये माइनस से उत्पन्न होता है और प्लस की तरफ जाता है। P की दिशा क्या होती है, माइनस से प्लस की तरफ होती है। माइनस से उत्पन्न होकर किधर की तरफ जाएगा, प्लस की तरफ जाएगा। ठीक है, ये इसकी दिशा होती है। क्लियर। चलिए, वैद्युत द्विध्रुव के कारण हम लोग वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता देखेंगे। अभी जस्ट इससे पहले हमने क्या पढ़ा था कि अगर एक आवेश कहीं पे रखा है तो उसके चारों ओर कितना वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा। ठीक है। अब क्या देखेंगे कि अगर कोई निकाय रखा हो, एक से ज़्यादा आवेश, जैसे कि द्विध्रुव, इसके पास दो आवेश होते हैं ना, तो ऐसा निकाय रखा है तो उसकी वजह से उसके चारों ओर जो जगह है, जो क्षेत्र है, वहाँ पे कितना वैद्युत क्षेत्र पाया जाएगा, हम लोग उसको देखेंगे। ठीक है ना। तो इसकी 3 कंडीशन बनती है, हमें अभी 2 स्टडी करना है। ठीक है ना। एक क्या लेंगे, अच्छी स्थिति में, एक क्या लेंगे, निरक्षी स्थिति में। अच्छी स्थिति का मतलब होता है अनुदैर्ध्य स्थिति, एट द लाइन, है ना। और ये क्या हो गया, निरक्षी स्थिति, इक्वेटोरियल पॉइंट पे लेंगे। ठीक है ना। तो चलिए पहले हम लोग अच्छी स्थिति के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है ना। इसमें क्या होगा कि आप एक सिस्टम लिए, डाइपोल हमने लिया, ये रहा हमारा द्विध्रुव डाइपोल, इसमें एक चार्ज -q है और एक चार्ज +q। ठीक है। ये इनका मध्य बिंदु है, मूल बिंदु है ना। इधर इसकी दूरी l है, इधर इसकी दूरी l है, इसीलिए हमने उसको 2l लिया था। ठीक है ना। अब अनुदैर्ध्य स्थिति या अच्छी स्थिति का मतलब है इसके अक्ष पे ही हम वैद्युत क्षेत्र कहीं पे निकालना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे एक बिंदु P ले लेते हैं, यहाँ पे हमें निकालना है। इस वाले से, इसके केंद्र से अगर ये दूरी हम ले ले r, कितनी दूरी ले ले, r दूरी पे हमने एक बिंदु लिया जिसका नाम P। यहाँ पे हम पता करना चाहते हैं कि कितना वैद्युत क्षेत्र
होगा इस निकाय के कारण, ठीक है ना। तो सर्वप्रथम हम लोग किसकी वजह से निकालेंगे, -q, क्योंकि हमारे पास कोई ऐसा फार्मूला नहीं कि डायरेक्ट एक साथ सबसे निकल जाए, हम बिंदु आवेश वाला ही फार्मूला बार बार लगाएंगे, ठीक है ना। तो पहले हम क्या करते हैं कि जो -q आवेश है, -q आवेश के कारण P बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र, पहले हम लोग ये फाइंड आउट करते हैं, ठीक है ना। इसका मान लो ये A पॉइंट है और इसका नाम देते हैं B पॉइंट, है ना। तो इसकी वजह से जो वहाँ क्षेत्र है इसका नाम हम रख देते हैं EA, क्या रख देते हैं, EA रख देते हैं, ठीक है। तो फॉर्मूला हमें याद होना चाहिए, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है, ठीक है। और जहाँ से आवेश रखा है और जहाँ पे आप क्षेत्र निकाल रहे हो उनके बीच की दूरी, तो यहाँ से यहाँ जाएंगे तो L दूरी तय करेंगे और यहाँ से यहाँ जाएंगे तो R दूरी तय करेंगे। तो कुल मिला के जो दूरी हमने तय की है वो R + L तय की है। और फॉर्मूले में क्या होता है, वर्ग होता है, क्या होता है, वर्ग होता है। आप जब सदिश राशि होती है तो वहाँ पे इसका चिन्ह लेने की आवश्यकता नहीं होती है, केवल इसकी दिशा हम यहाँ बनाएंगे। ये कौन सा वाला चार्ज है, माइनस वाला चार्ज है, तो माइनस वाले चार्ज के कारण जो वैद्युत क्षेत्र होता है वो क्या होगा, माइनस की तरफ होगा, ऐसे होगा, ठीक है ना। तो EA जो है आपका वो इस डायरेक्शन में होगा, आई बात समझ में, ठीक है। तो ये हमें एक इक्वेशन प्राप्त हुई, ये इक्वेशन नंबर हो गई A, ठीक है ना। इसी प्रकार से +q के कारण देख लेते हैं, इसके कारण +q आवेश के कारण, ठीक है, +q आवेश के कारण P बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र, ठीक है। इसको हम लोग B से रिप्रेजेंट कर देंगे, EB, ठीक है ना। फिर वही फॉर्मूला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q बाई यहाँ से यहाँ की दूरी। अब देखो भाई केंद्र से हमें पता है पूरी दूरी r थी, लेकिन हम तो थोड़ा आगे चले गए, कितना आगे चले गए, L दूरी आगे चले गए, तो वो कम करना पड़ जाएगा, है ना। तो क्या हो जाएगा, R - L, और इसका क्या कर देंगे, होल स्क्वायर। ध्यान रखिएगा यहाँ क्या लगा है, स्क्वायर लगा है, गलती नहीं करेंगे, ठीक है ना। तो ये समीकरण नंबर हमें कितनी प्राप्त हुई, 2 प्राप्त हुई, ठीक है ना। तो अगर P पे कहें कुल कितना क्षेत्र होगा, अच्छा इसका अगर हम वेक्टर इस जगह बनाए P पे कि इसका क्षेत्र कैसे बनेगा, तो इसका क्षेत्र इधर जाता हुआ बनेगा कि नहीं बनेगा, ये बनेगा EB, ठीक है ना। B वाला इस डायरेक्शन में बनेगा, तो ये एक दूसरे की क्या है, अपोजिट है, 180 डिग्री पे है ना, एक दूसरे के विपरीत जा रहे हैं। तो मतलब बड़े वाले में से छोटे वाले को घटा दें। हमें पता है सब कुछ तो बराबर है, केवल दूरी पे डिपेंड कर रहा है, जिसकी दूरी ज़्यादा होगी उसका फील्ड कम होगा, जिसकी दूरी कम होगी उसका फील्ड ज़्यादा होगा। तो ये पास है, इसका फील्ड ज़्यादा होगा, ये दूर है, इसका फील्ड कम होगा। तो बड़े वाले में से छोटे वाले को क्या कर लेंगे, हटा लेंगे, तो P पर हमें कुल प्राप्त हो जाएगा, ठीक है ना। तो P पर कुल वैद्युत क्षेत्र, ठीक है ना। इसको हम लोग E नाम दे देते हैं, क्या नाम दे देते हैं, E, ठीक है। अगर E की बात करें, ठीक है, तो आ रहा है साथ में, तो E = EB - EA हो जाएगा, EB - EA हो जाएगा, ठीक है ना। सबके मान रख लीजिए, EB का मान आपका क्या आया हुआ है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q बाई R - L का होल स्क्वायर माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q बाई R + L का होल स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ सॉल्व करने के लिए जो चीज़ आपको कॉमन नजर आ रही है ना, वो चीज़ क्या कर ले, बाहर ले लेते हैं, ठीक है। तो हमने देखा कि q भी कॉमन है, दोनों जगह है ना, वहाँ तो q भी ले लिया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट भी सब जगह कॉमन है, बाहर ले लिया, क्या बच गया, यहाँ पे बचा 1/R - L का होल स्क्वायर माइनस यहाँ से क्या बच गया, 1/R + L का होल स्क्वायर। अब इनका एलसीएम ले लेते हैं, ठीक है, सिंपल सी थोड़ी कैलकुलेशन है। तो इसका इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे और ये ब्रैकेट लगा तो खोल भी सकते हैं, तो क्या हो जाएगा, A² + B² + 2AB, है ना। ये माइनस साइन लगा है, माइनस लगा लो, ब्रैकेट लगा के इसको जब इधर भेज देंगे तो इसको ओपन कर दो, R² + L² - 2RL, ये वाला ब्रैकेट था, ये बड़ा ब्रैकेट, और इन दोनों का क्या ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे, R - L एक ब्रैकेट में, R + L एक ब्रैकेट में, और दोनों पे क्या लगा हुआ है, होल स्क्वायर लगा था, होल स्क्वायर लगा दो यहाँ पे, ठीक है ना। अब आगे देखिए,
Q बटे 4 पाई इप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ पे देखिए जब इसको ओपन करेंगे तो ये वाला क्या हो जाएगा, इससे कैंसिल, क्योंकि ये माइनस का है और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2RL कितना हो जाएंगे 4RL हो जाएंगे। ये a माइनस बी a प्लस बी है तो ये क्या बन जाएगा a स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, और उस पर भी क्या लगा हुआ है, स्क्वायर लगा हुआ है, ठीक है ना। अभी हमने पढ़ा कि अगर इसका 2 और इसका l ले लिया जाए तो 2l उधर से भी लेगा, q यहाँ रखा हुआ है तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 2ql, क्या बन जाएगा 2ql, है ना। ये l चला गया, ये q चला गया, एक 2 चला गया, तो कितना रह गया आपके पास 2r रह गया, कितना रह गया 2r रह गया। अपॉन में ये देखिए 4 पाई इप्सिलॉन नॉट, है ना, और ये बचा आपका आर स्क्वायर माइनस का एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। इसको हम लोग क्या कहते हैं, अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा था कि जो p होता है वो 2q l होता है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, p लिख सकते हैं, ठीक है ना। 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट और ये बन गया आपका p, है ना, तो ये हो जाएगा 2p इंटू r अपॉन में आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये हो गया E, ठीक है ना। विद्युत क्षेत्र है इसलिए इसका मात्रा क्या हो जाएगा, न्यूटन पर कूलम हो जाएगा। अब यदि यहाँ पे हम ये मान ले कि ये जो दूरी है r, ये l के सापेक्ष बहुत बड़ी है, l तो बहुत छोटा है, तो उस केस में उसका जब वर्ग करेंगे तो वो और ज़्यादा छोटा हो जाएगा, है ना। तो उस केस में क्या हो जाएगा कि चलो ये देखते हैं, r इज मच ग्रेटर देन l, है ना। तो उस केस में l को हम क्या कर सकते हैं, गायब कर सकते हैं। तो जब l आपका गायब हो जाएगा तो उस समय जो आपका E का मान है, E बराबर 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट 2p अपॉन में r क्यूब बचेगा, इसकी पावर 4 है, एक और ऊपर था कैंसिल हो जाएगा, तो r की पावर कितनी बचेगी, क्यूब बचेगी, ठीक है, न्यूटन पर कूलम। ओके, ये भी क्या है, एक सदिश राशि है, ठीक है। इसकी दिशा भी हमें पता चल गई क्योंकि ये वाला वेक्टर ज्यादा था तो इसकी दिशा इधर हो जाएगी। द्विध्रुव की अगर बात करें, द्विध्रुव की दिशा क्या होगी, वो भी माइनस से क्या होगी, प्लस की ओर होगी, क्लियर, ठीक है। चलिए अब दूसरी स्थिति देखते हैं, निरक्षीय स्थिति, या पूछ सकता है अनुप्रस्थ स्थिति में, या कह सकता है विषुवती, इक्वेटोरियल, ठीक है ना। विषुवत को इंग्लिश में क्या कहते हैं, इक्वेटोरियल पॉइंट की स्थिति में आपको बताना है कि कितना विद्युत क्षेत्र होगा, ठीक है। ये रहा हमारे पास क्षेत्र, ये एक डाइपोल है माइनस क्यू, ये रहा प्लस क्यू, दोनों के बीच की दूरी 2l, सेंटर पॉइंट O है, और O से जो हमारा बिंदु है P वो r दूरी पे, कितनी दूरी पे है, r दूरी पे है, जहाँ पे विद्युत क्षेत्र निकालना है, ठीक है। अब एक एक करके देखेंगे, ये हमने दूरी निकाल रखी है, देखिए ये राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, यहाँ क्या बन रहा है, राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, 90 अंश का कोण बन रहा है। तो 90 अंश का जब कोण बन रहा है, ये दूरी l है और ये दूरी कितनी है, r है, ठीक है, ये l है और ये क्या है, r है, ठीक है। तो इनका क्या लेंगे, पाइथागोरस प्रमेय लगा लेंगे। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है, कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो ये हमने यहाँ से कर्ण की वैल्यू निकाल ली, सामने वाले क्या कहते हैं, कर्ण कहते हैं, ठीक है ना। जितना इधर आया सेम ट्रायंगल उधर भी बना हुआ है, तो एज इट इज उतना उधर भी आ जाएगा, दोनों समझ आ जाएंगे कि नहीं आ जाएंगे, ठीक है। तो ये दूरियां हमने प्राप्त कर ली। अब हम निकालते हैं कि जो A पे स्थित चार्ज है उसके कारण P पर कितना क्षेत्र पाया जाएगा, है ना। तो हम लिखेंगे कि A पर स्थित आवेश, और A पर कितना आवेश स्थित है, -2, है ना, के कारण P पर विद्युत क्षेत्र, P पर विद्युत क्षेत्र निकालते हैं। तो इसका भी नाम EA रख देते हैं, क्या नाम रख देते हैं, EA, ठीक है। निकाल आएगा, फॉर्मूला लगेगा विद्युत आवेश वाला, ठीक है, 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट Q बटे r स्क्वायर, जो दूरी हो, है ना। इसकी चार्ज की बात कर रहे हैं, यहाँ पे निकाला तो इसके बीच की दूरी का स्क्वायर, तो √r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर का कर देंगे जब वर्ग, तो अंडर क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो कितना बचेगा, r स्क्वायर प्लस का l स्क्वायर बचेगा। ओके, ये हो गया समीकरण नंबर 1। ऐसे ही फिर हम B पर जो स्थित आवेश है उसके कारण देखते हैं, ठीक है। कहाँ पे, B पर स्थित आवेश, कौन सा आवेश है, प्लस वाला आवेश है ना, के कारण P पर विद्युत क्षेत्र, ठीक है। तो इसके लिए जो है हम लोग EB निकालते हैं 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट Q बटे, यहाँ भी वही लगाएंगे, इनके बीच की दूरी हो जब वर्ग करेंगे तो कितना बचेगा, r स्क्वायर प्लस
एल स्क्वायर बचेगा। ये समीकरण नंबर हो जाएगी 2। ठीक है, अब इनके कंपोनेंट को जो ये निकल के आए हैं, अगर इनकी दिशा देखें तो देखो माइनस क्यू वाले की तरफ अगर हम वैद्युत छेद बनाएंगे तो दिशा ये हो जाएगी, भाई माइनस की तरफ होता है। तो अगर इसकी बात करें ई ए की, तो ई ए मिलेगा कहाँ, नीचे की तरफ, माइनस क्यू की तरफ मिलेगा। ठीक है, और अगर बी वाले इसकी बात करें, बी वाले की ये क्या है, बी है। ठीक है ना, बी वाले की अगर बात करें जो बी पर स्थित है, तो इसकी ये तो प्लस नेचर का है, कैसा है, प्लस नेचर का। तो इसकी वजह से जो वैद्युत क्षेत्र होगा इस रेखा के अनुदिश इस दिशा में जा रहा होगा कि नहीं जा रहा होगा। तो अब हम यहाँ देख रहे हैं, मान लेते हैं ये कोण अल्फा था, तो ये भी कोण अल्फा ही बनेगा, क्योंकि ये वाली भुजा समान, ये वाली दोनों में कॉमन है, इसलिए कोण क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे, क्योंकि ये दूरी बराबर, ये दूरी बराबर, दोनों के कोण बराबर। ठीक है, तो अब ये अगर कोण अल्फा है तो जाहिर सी बात है ये भी कोण कितना हो जाएगा हमारा, अल्फा। ये कोण अल्फा है तो ये शीर्षा भी 4 बन जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा, अल्फा हो जाएगा, है ना। तो ये ई ए की दिशा होगी और ये वाली ई बी की दिशा होगी। अब जब सिचुएशन ऐसी आ जाए कि घटक ना ही क्षैतिज में हो और ना ही ऊर्ध्वाधर में हो, तो इनके हमको क्या करना पड़ता है, वियोजन करना पड़ता है, इनके कंपोनेंट लेने पड़ते हैं ना। अब क्या करेंगे, इनके हम लोग कंपोनेंट लेंगे। ठीक है ना, तो चलिए कंपोनेंट लेते हैं। आपने 11th क्लास में सीखा था ना कि अगर इसका कंपोनेंट ले रहे हैं, यहाँ पे एक ऊर्ध्वाधर लाइन खींच दीजिए, तो इसका इधर कंपोनेंट क्या आ जाएगा, ई बी साइन थीटा, या जो भी है, अल्फा अगर कोण है तो अल्फा, है ना, जो कोण है ई बी साइन अल्फा, और इसका दूसरा घटक इधर आ जाएगा, इस सिद्धांत पे, है ना। ये कितना आ जाएगा, ई बी कॉस अल्फा, एक तरफ जाएगा साइन, एक तरफ जाएगा कॉस, इधर की तरफ एंगल होता है, उधर की तरफ लिखते हैं कॉस, है ना, और इधर की तरफ एंगल नहीं होता, उधर किसको लिखते हैं, साइन थीटा को लिखते हैं। ऐसे इसका भी ई ए वाले का घटक करेंगे तो जाहिर सी बात है इसका भी घटक ऐसे करना पड़ेगा, है ना। तो इधर की तरफ आ जाएगा ई ए साइन अल्फा, और इसका जो दूसरा घटक है ना, ये एक इधर घटक हो गया और इधर एक जो घटक आएगा इस साइड पे। ठीक है, इसी पे बना देते हैं ऐसे करके, ये आ जाएगा ई ए कॉस अल्फा। ठीक है ना, ई ए कॉस अल्फा। ये एंगल दिखाने के लिए यहाँ से लिखे हुए हैं ना, ये पूरा कंपोनेंट यहाँ तक है, ई ए कॉस अल्फा, ई बी कॉस अल्फा, है ना। अच्छा, दोनों समीकरण अगर हम देखें तो ई ए जो है वो ई बी के क्या है, बराबर है ना। हमें पता है कि जो ई ए का मान है वो ई बी के मान के क्या है, बराबर है। तो कह सकते हैं ये दोनों कंपोनेंट तो एक ही हो गए और ये एक दूसरे को निरस्त कर देंगे, है ना। तो हम यहाँ पे लिखेंगे, अगर पी पर कुल देखना है, पी पर कुल वैद्युत क्षेत्र, ठीक है। तो ऊर्ध्वाधर वाले सब एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, निरस्त कर रहे हैं। ऊर्ध्वाधर घटक एक दूसरे को क्या कर देंगे, निरस्त कर देंगे। ठीक है ना, निरस्त कर देते हैं। अतः P पर कुल वैद्युत क्षेत्र केवल क्षैतिज घटक के कारण होगा। किसके कारण होगा, केवल क्षैतिज घटक के कारण होगा। क्षैतिज घटक कौन से हैं, ई ए कॉस अल्फा कॉमा ई बी कॉस अल्फा, यही तो है। तो इनका कुल योग हम लोग निकाल देते हैं, तो ई पी जो आएगा वो आ जाएगा, और दोनों समान है तो इसलिए हम लोग 2 टाइम्स लिख के ई ए कॉस अल्फा लिख देते हैं। ठीक है ना, और इसका मान रख देते हैं 2। ई ए का मान कितना है, निकाल रखा है, कहीं भी उठा लो, है ना। 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट क्यू बटे आर स्क्वायर प्लस का एल स्क्वायर हो गया, इनटू कॉस अल्फा का मान देखिए इस ट्रायंगल से निकालो। कॉस जो होता है, कॉस होता है आधार बटे कण, आधार बटे कण। तो आधार कहते हैं, ये हो गया आपका आधार, ठीक है, और ये हो गया आपका कण। तो आधार हो गया ये और कण हो गया अंडर रूट का आर स्क्वायर प्लस का एल स्क्वायर। ठीक है ना, तो अब यहाँ ध्यान दीजिए, ये 2 रहा, ये क्यू रहा, ये एल रहा। जाहिर सी बात इसको हम लोग 2 क्यू एल को पी लिख देते हैं, डायरेक्ट क्या लिख देते हैं, पी लिख देते हैं। 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट, है ना। ये इसकी पावर 1 है और अंडर रूट का मतलब होता है 1/2, तो 1 + 1/2 कितना हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा।
तो यहाँ पे लिखेंगे r² प्लस l² की पावर 3/2 कर देते हैं, है ना। तो ये हमारा क्या प्राप्त हो गया, E प्राप्त हो गया। अब अगर इसका हम R जो है वो बहुत ज़्यादा है, R की तुलना में अगर हम L देखें, है ना, तो L इज वेरी वेरी लेस विद कंपेयर टू r², और ज़्यादा छोटा हो जाएगा। तो उस समय जो E का मान है वो क्या बन जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। E बचा हुआ है, अब ये L क्या हो गया है, गायब है, एकदम जीरो है। तो ये 2 से ये 2 कैंसिल, R की पावर बचेगी 3, तो क्या आ जाएगा P/R की पावर 3। मात्रा क्या होता है, न्यूटन पर कूलम होता है। समझ गए इस बात को, ठीक है। तो ये इस समय प्राप्त होता है। तो हमने देखा कि इक्वेटोरियल पॉइंट पे, विषुवतीय पॉइंट पे जो हमें विद्युत क्षेत्र प्राप्त होता है उसका दुगना जो है हमें पहले वाली अच्छी स्थिति में प्राप्त होता है। जब हम अच्छी स्थिति में होते हैं तो हमें इसका 2 टाइम्स प्राप्त होता है। क्या निकल गया था, E = 1/4πε0 2p/r³ आया था, और यहाँ पे आया है 1p/r³, है ना। तो दुगने का अंतर भी होता है। यदि आपसे रेशियो पूछ ले दोनों के रेशियो क्या होता है, तो 1:2 का होता है, ठीक है ना। चलिए, एक समान बाह्य विद्युत क्षेत्र में हम द्विध्रुव लाके अगर रख दें तो उस पर एक बल कार्य करता है, ठीक है ना। उस पर एक बलयुग्म आघूर्ण लगने लगता है, ठीक है। अब इसको समझेंगे कैसे करता है और ये क्या होता है। देखिए, सबसे पहले हम लेते हैं एक समान बाह्य विद्युत। बाह्य का मतलब हो गया कि हमें नहीं पता ये कहाँ से उत्पन्न हुआ है, कहीं से हुआ होगा, लेकिन कैसा है, एक समान है। एक चीज़ पता है कि ये कैसा है, एक समान है। एक समान दिखाने के लिए हम लोग समांतर लाइनें खींचते हैं। कैसी लाइनें, समांतर लाइनें खींचेंगे, और इसमें हमने लाके ये अपना एक विद्युत द्विध्रुव को स्थापित कर दिया। ये रहा +Q वाला चार्ज और ये रहा -Q वाला चार्ज। ये रहा इसका मूल बिंदु। जब इसको लाके रखेंगे, आप एक एक आवेश के ऊपर विचार करिए। +Q पे अगर हम ध्यान दें तो +Q जैसे ही विद्युत क्षेत्र में रखेंगे तो क्षेत्र की दिशा में इसको बल लगेगा। ये बल कहाँ लगेगा, क्षेत्र की दिशा में लगेगा। अच्छा, माइनस पे क्या होगा, उसका अपोजिट लगेगा। माइनस वाले आवेश पे क्षेत्र के अपोजिट लगता है, तो इसलिए इस पे बल कहाँ लगेगा, इधर लगेगा, ठीक है। अच्छा, इन दोनों बलों को अगर ध्यान से देखें तो दोनों की क्रिया रेखाएं अलग अलग हैं। ये यहाँ पे काम कर रहा है, ये यहाँ पे काम कर रहा है, ठीक है। अगर इनकी लाइनों को पीछे आप बढ़ाएं, ऐसे ऐसे करें, तो यहाँ से आपको पता चलेगा कि हाँ, दोनों की लाइनें अलग हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि एक बिंदु पे काम कर रहे हैं, ऐसे, उसको संरक्षी बल कहते हैं। ये तो एक ही बल पे है ना, आमने सामने है, तो इसकी वजह से ये बिंदु जो है जिधर की तरफ बल ज्यादा होगा उधर की तरफ ये गति कर जाएगा, इसके अंदर त्वरण आ जाएगा, ठीक है ना। लेकिन जब इनकी क्रिया रेखाएं अलग हो, यहाँ क्रिया रेखा समान थी, क्रिया रेखा समान है तो त्वरण उत्पन्न हो जाता है, ठीक है ना। लेकिन जब क्रिया रेखाएं अलग अलग हो, है ना, और बल का परिमाण समान लग रहा हो, बल का परिमाण कैसा हो, समान हो, तो फिर ये जो होगा ये घूर्णन गति करेगा, गोल घूमना शुरू कर देगा, ठीक है ना, इसके ऊपर, क्योंकि बल द्विध्रुव का आघूर्ण काम करने लगता है, ठीक है। अब इसमें करना क्या है, देखिए ये टोटल दूरी हमें पता है 2L है। कितनी है, 2L। मान लेते हैं क्षेत्र के साथ ये कुछ कोण, किसी कोण थीटा पे हमने लाके ऐसे द्विध्रुव को रख दिया, तो इसके घटक करने पड़ेंगे हमको। एक घटक इसका इधर करेंगे, एक इधर। हमें लंबवत दूरी चाहिए होती है, तो हमको इधर वाला घटक चाहिए। तो इधर थीटा है तो इधर तो कॉस वाला घटक आएगा, और इधर थीटा नहीं है तो इधर कौन सा वाला आएगा, साइन वाला आएगा। तो ये घटक कितना हो जाएगा, 2L साइन थीटा हो जाएगा। अगर बल की बात करें तो बल होता है F = Q × E। अगर विद्युत क्षेत्र पता है, आवेश होता है, तो बल क्या होता है, Q × E होता है। तो यहाँ पे लगने वाला बल क्या हो जाएगा, QE, है ना। तो अब हम लोग चलते हैं बलयुग्म आघूर्ण की परिभाषा की ओर, है ना। ये जितनी बातें हमने बोली है आप अपने शब्दों में इस बात को लिखिएगा एग्जाम में, ठीक है। जो हमने आपको पूरा डायग्राम एक्सप्लेन किया है, ये आपको अपने शब्दों में लिखना पड़ेगा कि माना एक द्विध्रुव है जिसमें एक आवेश +Q है, एक आवेश -Q है, इनके बीच की अल्पतम दूरी 2L है। इसको एक समान E विद्युत क्षेत्र में लाके रखा गया है जो कि बाह्य क्षेत्र है। उसमें रखने पर इस पे एक बलयुग्म आघूर्ण कार्य करने लगता है, ठीक है। और उसकी वो कार्य इसलिए करता है क्योंकि दोनों बलों की जो क्रिया रेखाएं हैं वो क्या है, अलग अलग है, भिन्न भिन्न है। इस कारण बलयुग्म आघूर्ण कार्य करता है ना। तो परिभाषा से हम कह सकते हैं बलयुग्म आघूर्ण, बलयुग्म का आघूर्ण, टाउ, ये क्या होता है,
आघूर्ण बराबर दोनों में से कोई एक बल, दोनों बलों में से कोई एक बल, क्योंकि दोनों का परिमाण समान नहीं होता है, ठीक है ना। उनके बीच लंबवत दूरी, उनके बीच की लंबवत या शॉर्टेस्ट बोलते हैं, ठीक है ना, लंबवत या शॉर्टेस्ट जो दूरी है वो लेते हैं, ठीक है ना। तो ये अब फॉर्मूला लिखेंगे, टाउ इक्वल टू दोनों बलों में से एक बल F हो जाएगा इनटू उनके बीच की दूरी 2L साइन थीटा हो जाएगा। F का मान आप जानते हैं क्या होता है, F इक्वल टू Q इंटू E होता है, Q इंटू E इंटू 2L इंटू साइन थीटा। मात्रक की बात करें, बल का मात्रक न्यूटन होता है और दूरी का मात्रक मीटर होता है, न्यूटन मीटर हो जाएगा, ठीक है। अब हमने अभी पढ़ा द्विध्रुव के पास तो आघूर्ण होता है 2QL, ये मिलकर के क्या बना देते हैं, आघूर्ण बना देते हैं, और ये क्या होता है E, ठीक है, और ये हो गया साइन थीटा। मात्रक क्या, न्यूटन मीटर, न्यूटन मीटर, ठीक है ना। ये इसका सूत्र बन के आता है। ये कैसी राशि है, ये है एक सदिश राशि है। कैसी राशि है, ये एक सदिश राशि है, सदिश राशि, ठीक है। तो ये भी याद रखना है, अगर इसको सदिश रूप में लिखना चाहते हैं, है ना, अतः सदिश रूप टाउ ऐसे सदिश के फॉर्म में लिखेंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, P क्रॉस E, साइन थीटा क्रॉस में बदल जाएगा, किसमें बदल जाएगा, क्रॉस में बदल जाएगा, ठीक है ना। तो जो टाउ काम करेगा वो P और E दोनों दिशाओं के लंबवत काम करेगा। फॉर एग्जांपल अगर आपका E इस क्षेत्र में लग रहा है, ठीक है, और बल आपका इस क्षेत्र पे लग रहा है, तो फिर टाउ की जो दिशा होगी वो ये क्षेत्र होगी। तो आपस में एक दूसरे से क्या होते हैं, 90-90 अंश पे होते हैं, इस प्रकार से होते हैं, ये है ना। तो इस प्रकार से आएगा, ये क्या होती है, एक सदिश राशि होती है। अब यहाँ पूछ लेता है कि अधिकतम टाउ कितना हो सकता है ना। अगर आपसे कहे कि अधिकतम मान क्या होगा, अधिकतम बल युग्म का आघूर्ण, ठीक, अधिकतम बल युग्म का आघूर्ण अगर आपसे पूछ ले तो हम मैक्स लगाते हैं, अधिकतम के लिए क्या यूज करते हैं, मैक्स, है ना। तो टाउ मैक्स इक्वल टू, देखो अधिकतम तब होता है जब साइन थीटा का मान अधिकतम हो, और साइन थीटा का अधिकतम मान होता है 1, कितना होता है 1। तो टाउ मैक्स इक्वल टू क्या बन जाएगा, PE बन जाएगा, क्योंकि इस केस में जो साइन थीटा होता है उसका मान अधिकतम हो जाता है और वो होता है 1, ये बात याद रखिएगा, ठीक है ना। तो ये टाउ मैक्स इक्वल टू P इंटू E बन जाएगा। अगर यहाँ से तुमको E पता करना है तो E को इधर ले आओ, इसको उधर भेज दो, है ना। तो क्या बन जाएगा, टाउ मैक्स को हम लोग भाग दे देंगे किससे, जो बलयुग्म का आघूर्ण होता है, बलयुग्म का अपना आघूर्ण, है ना। क्लियर है बात, ये यहाँ से न्यूटन और नाम गति क्षेत्र प्राप्त करेंगे, ठीक है। तो गति क्षेत्र भी आप यहाँ से निकाल सकते हैं, ठीक। अब यहाँ पे क्या करते हैं कि एक समान वैद्युत क्षेत्र था, उसमें हमने वैद्युत द्विध्रुव को ला के रखा, है ना। तो हमने देखा उस पर बलयुग्म काम करने लगता है। बलयुग्म का मतलब एक बल जो उसको गोल घुमाने का काम करता है ना। अब हम क्या करते हैं कि जब वो गोल घूम रहा है तो ऐसे तो घूमेगा नहीं, बल पे कार्य करोगे तभी वो घूमेंगे। तो घुमाने में कितना कार्य किया जाएगा, या हमने उसको घुमा के रखा है तो हमने कितना कार्य किया जो उसके अंदर क्या हो गया, स्टोर हो गया, संचित हो गया। अब हम उसकी गणना करेंगे कि किसी वैद्युत द्विध्रुव को एक समान वैद्युत क्षेत्र में ला के रखने पर उसको अगर एक स्थिति से दूसरी स्थिति में घुमाया जाए तो कितना वर्क करना होगा, या उसके अंदर कितनी एनर्जी स्टोर हो जाएगी। जो भी हम वर्क करते हैं वो उस द्विध्रुव के अंदर संचित हो जाता है पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में, स्थिति ऊर्जा के रूप में। शुरू करें तो ये देख लीजिए, ये मान लेते हैं एक हमारे पास द्विध्रुव है जो पहले इस स्थिति में रखा है, यहाँ से थीटा 1 कोण पे, कितने कोण पे रखा है, थीटा 1 कोण पे, और इसको हमने क्या किया, थोड़ा सा घुमा दिया, क्या क्या थोड़ा सा घुमा दिया। अब कोई नई स्थिति हमने बना दी, ये कुछ यहाँ पे पहुँच गया, ठीक है। अब इसकी स्थिति कुछ ऐसी हो गई। अब कोण कितना बन रहा है, क्षेत्र के साथ थीटा 2 कोण बन रहा है। ये माइनस वाले चार्ज का सिरा है, ये प्लस वाले चार्ज का सिरा है, ठीक है। तो हम एक चीज तो जान चुके हैं, अभी जस्ट पहले हमने किया था कि इस पे कार्यरत बलयुग्म का आघूर्ण कितना होगा, है ना।
कार्यरत बल युग्म का आघूर्ण, ये तो हम जान ही रहे हैं कि ये होता है PE sin थीटा, है ना। ये हम अभी जस्ट करके आए, ठीक है। अब हम जरा आगे और बढ़ते हैं कि अगर हम इसको d थीटा विस्थापित करें, d थीटा विस्थापित करने में किया गया कार्य अगर आप निकालना चाहते हैं तो देखो जब बहुत कम विस्थापित किए हो तो कार्य भी बहुत कम होगा। बहुत कम के लिए हम लोग डी वर्ड यूज करते हैं, डी अल्फाबेट लगा देते हैं। डी का मतलब बहुत थोड़ा सा डेविएशन, बहुत थोड़ा सा परिवर्तन, है ना। तो जो कार्य होता है, ठीक है, ये होता है बलयुग्म आघूर्ण गुणे कोणीय विस्थापन। क्या होता है? टाउ इंटू कोणीय विस्थापन। हमने कितना विस्थापित किया? डी थीटा। कोणीय विस्थापन डी थीटा हो गया। कितना बलयुग्म कार्य कर रहा था? टाउ कर रहा था। ये वर्क हो गया, है ना। ये क्या हुआ? बिल्कुल थोड़ा सा जब विस्थापित किया, डी थीटा विस्थापित करने पे इतना काम करना पड़ेगा। हम इसको खिसका के कहाँ से कहाँ ले जा रहे हैं? थीटा 1 से घुमाया और कहाँ तक ले गए? थीटा 2 तक ले गए, है ना। अतः थीटा 1 पोजीशन 1 से कहाँ तक घुमाएंगे? थीटा 2 तक, पोजीशन 2 तक घुमाने में किया गया था, घुमाने में किया गया कार्य मतलब कुल कार्य। एक हिसाब से ये क्या हो जाएगा? कुल कार्य हो जाएगा कि थीटा 1 प्रारंभिक पोजीशन से फाइनल पोजीशन तक ले जाएगा, है ना। तो कुल कार्य के लिए क्या करेंगे? इसको हम लोग इंटीग्रेट कर देते हैं। क्या करते हैं? इंटीग्रेट करते हैं। कहाँ से कहाँ? थीटा 1 से शुरू किया और थीटा 2 तक करना है, ठीक है। अब ये टाउ का मान रख लेते हैं हम लोग, ठीक है। टाउ का मान अभी हमने समीकरण 1 से, है ना। टाउ का मान क्या है? PE sin थीटा, PE sin थीटा इंटू डी, ठीक है। अब ये यहाँ पे छोटा सा नियम है मैथमेटिक्स का, है ना। इसको हम लोग समाकलन बोलते हैं। इस साइन को क्या बोलते हैं? समाकलन, है ना। ये जो भी समीकरण मान लो इसको नाम दे देते हैं 2 नंबर, है ना। तो हम लिखेंगे कि समीकरण 2 का समाकलन करने पे, क्या करने पे? समाकलन करने पर, ठीक है। तो जब आप इसका समाकलन करेंगे, ठीक है, PE देखो P में थीटा नहीं है, E में थीटा नहीं है। थीटा किसके साथ है? साइन थीटा के साथ। किसके साथ है? साइन थीटा के साथ है। और जो साइन थीटा होता है इसका इंटीग्रेशन होता है कॉस थीटा। क्या होता है? साइन थीटा का इंटीग्रेशन हम लोग क्या लेंगे? कॉस थीटा लेंगे, ठीक है। और माइनस चिन्ह आ जाता है, ठीक है। ये एक रूल है, ठीक। इसके बाद उस पर लिमिट लगी हुई है। क्या क्या लिमिट लगी है? थीटा 1 थीटा 2 लगी हुई है। एक बार अपर लिमिट पुट करेंगे, एक बार लोअर लिमिट पुट करेंगे तो W का मान आ जाएगा। माइनस रहा बाहर, देखो PE भी बाहर, क्योंकि इसमें तो वैल्यू रखना नहीं है, वैल्यू कॉस में रखना है। एक बार रखा कॉस थीटा 2, माइनस चिन्ह लगा के दूसरा रखेंगे कॉस थीटा 1, ठीक है ना। इस माइनस को अगर अंदर गुणा कर दें तो क्या बन जाएगा? W = PE। ये आगे आ जाएगा, ये पीछे हो जाएगा, जगह क्या हो जाएगी इसकी? इंटरचेंज हो जाएगी, कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2 आ जाएगा। तो ये वर्क कितना जो है हमको उसको थीटा 1 पोजीशन से थीटा 2 पोजीशन तक ले जाने में करना पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि ये जो तुमने वर्क किया था ये उसके अंदर क्या हो जाएगा? संचित हो जाएगा, ऊर्जा के रूप में ये क्या हो जाएगा? संचित हो जाएगा, ठीक है। तो आप फिर भी कह सकते हो कि यही कार्य जो आपने किया है, यही कार्य ऊर्जा के रूप में संचित होगा। इसके अंदर क्या हो जाएगा? संचित मतलब स्टोर हो जाएगा, संचित होगा। तब जो है हम W को क्या बोला करेंगे? जब ऊर्जा बन जाएगा तो W को किससे लिखा करेंगे? U से लिख दिया करेंगे, ठीक है। अच्छा, अब स्पेशल थोड़ा एक केस बना देते हैं कि मान लो इनिशियल में जो थीटा 1 है, प्रारंभ में जो थीटा 1 है प्रारंभिक थीटा वो 0 डिग्री है, बिल्कुल ऐसे रखा हुआ, छेद के साथ कोई कोण नहीं बना, ठीक है। हमने फिर इसको घुमा के ऐसे कर दिया, मान लो थीटा 2 घुमा दिया, थीटा 2 पहुँचा दिया कहाँ पे? थीटा कोई एंगल पहुँचा दिया, तब रख दिया, है ना। तो इस स्थिति में फिर ये क्या हो जाएगा? W का मान क्या होगा ये निकालते हैं, ठीक है ना। तो W = P तो ऐसे ही रहेगा, E ऐसे ही रहेगा, cos 0 क्या रखेंगे? cos 0 माइनस cos थीटा। cos 0 का मान कितना होता है? 1 होता है। कितना होता है इसका मान? 1 हो जाता है। तो ये W = क्या बन जाएगा?
PE1 माइनस cos थीटा, क्योंकि हम लोग जब न्यूमेरिकल लगाएंगे, ठीक है। अच्छा, इसका मात्रा क्या होगा? कार्य। कार्य का मात्रा क्या होता है? जूल होता है। मात्रा क्या लिखेंगे? ठीक है ना। तो कार्य का मतलब होता है जूल, ठीक है। PE1 माइनस cos थीटा। आपसे जब सवाल लेगा जाकर इसी पे सवाल आएंगे, कहेगा मूल अवस्था पे, कौन सी अवस्था में है? मूल अवस्था में। मूल अवस्था कहने का मतलब है θ1 0 लो और θ1 दिया जाएगा कि मूल अवस्था से 30 डिग्री घुमाने पर, मूल अवस्था से 60 डिग्री घुमाने पर, मूल अवस्था से 45 डिग्री घुमाने पर। तो मूल अवस्था का मतलब है आगे वाला डायरेक्ट फॉर्मूला लगाओ, चाहे आप मूल अवस्था का मतलब θ 0 मान लो। या ऐसे भी कह सकता है कि जो क्षेत्र है उसी के समांतर दो ध्रुव है और समांतर होने के बाद उसको 90 डिग्री घुमाया गया, 20 डिग्री 30 डिग्री जो भी मान दिया जाएगा वो उतना घुमाया जाएगा। क्लियर है? तो ये आपका हो गया यहाँ पे कंप्लीट, ठीक है। स्पेशल कंडीशन आप थीटा के मान रख के कर सकते हैं।